हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट टाइम हमने जो छोड़ा था आर्टिकल दैट वाज ओनली ऑन फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। सो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे पॉइंट डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन विच इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट को डिपिक्ट करने के लिए एक क्रिस्टल एज्यूम करेंगे। लेट अस सपोज वी आर एज्यूमिंग NaCl क्रिस्टल जिसमें सोडियम एंड क्लोराइड आयंस हैं। सो हम उस क्रिस्टल को बनाने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज Na पॉजिटिव। सो दूसरा स्फेयर क्या होगा? अगेन Cl नेगेटिव। पहले मैं सारे Na पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज Na पॉजिटिव, अगेन दिस इज Na पॉजिटिव, अगेन Na पॉजिटिव। सो पहले मैं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाने की कोशिश करती हूँ कि वो देखने में कैसा होगा, लाइक दिस। अब देखा जाए तो मैंने सपोज कीजिए कि क्लोरीन एटम्स जो हैं Cl नेगेटिव एटम्स इसके साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए लगाए हैं। सो उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। सो वी विल डिपिक्ट दिस लाइक दिस। दिस इज अगेन Cl नेगेटिव, उसके साथ ही होगा Na पॉजिटिव, अगेन Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पे Na पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन Cl नेगेटिव। अब ये क्रिस्टल बनाने के बाद मैं जानबूझ के कुछ स्पेसेस खाली छोड़ रही हूँ आपको कुछ बताने के लिए। सो देखिए, सपोज कीजिए अगर हमने NaCl के क्रिस्टल में थोड़ी सी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी डाल दी है, यानी सपोज कीजिए कि मैंने NaCl क्रिस्टल में, यानी इफ molten NaCl containing a little amount of SrCl2 which is strontium chloride is crystallized। अब हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन अगर कर देंगे, सपोज करो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम हमने NaCl में थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया। तो हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड को डिपिक्ट कर देते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया विच इज Sr2 पॉजिटिव। अब हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल तो दिया है, अगर हम ध्यान से देखें तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम लाइज इन ग्रुप 2, सो इसका वैलेंसी क्या होगी? 2। अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम आयन एक है, लेकिन वो किसके इक्वल है? 2 Na पॉजिटिव के। अगर हम चार्ज की बात करें तो Na पॉजिटिव अगर 2 हैं तो हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज बनता है, एक पॉजिटिव इसका और एक इसका, और स्ट्रोंशियम अकेले के पास 2 पॉजिटिव है। तो अगर हम एटम के तरीके से देखें तो एक Na को एक स्ट्रोंशियम ही रिप्लेस करेगा, दूसरे Na की जगह क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी, क्योंकि एक स्ट्रोंशियम ने ही दोनों Na पॉजिटिव का चार्ज कंप्लीट कर दिया है। लेकिन जहाँ पे Na पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी? एक वैकेंसी। तो हम उस वैकेंसी को शो कर देते हैं। सपोज कीजिए लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है? एक वैकेंसी, जहाँ पे क्या आना चाहिए था? Na पॉजिटिव। सो स्ट्रोंशियम क्लोराइड के आने की वजह से Na पॉजिटिव 2 कंपनसेट हो रहे हैं और क्या क्रिएट हो गई है? हमारे पास एक वैकेंसी विच इज शोन विद द पिंक बॉक्स एज यू कैन सी हियर। सो जब हम थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज कर देते हैं तो वो क्या जनरेट कर देता है? वैकेंसी इन द क्रिस्टल लैटिस, जहाँ पे कि सोडियम आयंस प्रेजेंट होने चाहिए थे ओरिजिनली। सो ऐसे इम्प्योरिटी यानी स्ट्रोंशियम क्लोराइड यहाँ पे हम क्या लेंगे? एक इम्प्योरिटी की तरह की। ऐसा स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करने पे क्या सोडियम पॉजिटिव आयंस जो हैं उनमें वैकेंसी क्रिएट हो गई है उसकी जगह पे। सो ईच स्ट्रोंशियम रिप्लेसेस 2 Na पॉजिटिव आयंस। ईच स्ट्रोंशियम हमने ऊपर देखा इज रिप्लेसिंग, व्हाट इट इज रिप्लेसिंग? 2 Na पॉजिटिव आयंस। सो जब इनको रिप्लेस कर रहा है तो ये क्या करेगा? occupies site of 1 Na positive ion and other site remains vacant। दूसरी साइड हमारे पास क्या रह जाएगी? वेकेंट रह जाएगी, वहां पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं आई है, कोई भी आयन नहीं प्रेजेंट है। सो ये जो कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हुई है यहाँ पे, दिस इज कैटायनिक वैकेंसी। सो ये जो वैकेंसी जनरेट हुई है ये किसके कारण हुई है? स्ट्रोंशियम क्लोराइड जैसी इम्प्योरिटी ऐड करने पे। सो ऐसे डिफेक्ट को हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये एंड स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी है। सो दिस वाज हाउ। अब इसमें अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ऑब्वियसली डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एनी आइडिया? सो देखा जाए तो हमारे पास डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नो डाउट एक सोडियम रिप्लेस हुआ है लेकिन हमने स्ट्रॉन्शियम ऐड किया है उसकी जगह एंड स्ट्रॉन्शियम का मास सोडियम से ज़्यादा ही है। सो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल इंक्रीज। सो डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, इट विल इंक्रीज। सो ये था कौन सा डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करेंगे विच इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। हमने टाइप्स की थी पॉइंट डिफेक्ट्स की, स्टाइक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। हमने स्टाइक्योमेट्रिक में दो क्लासिफिकेशंस करी हमने, फ्रेंकल स्कॉट की, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। फिर हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे आए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कैसा डिफेक्ट है जो कब ओरिजिनेट होगा? ये ऐसे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में देखने को मिलता है जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की नॉन स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो होती है ड्यू टू देयर डिफेक्ट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होता है जिसके कारण क्या आती है, बोलिए क्या आती है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो। So, due to defect in crystal structure, what happens? There is non-stoichiometric ratio. And usually कहाँ देखने को मिलती है? Happens in इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। जो भी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं उनमें देखने को मिलती है ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब सबसे पहले हम इसकी टाइप्स करेंगे। जो पहली टाइप थी हमने वो डिस्कस करनी है। एंड व्हाट वाज दैट टाइप? दैट वाज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक टाइप की पहली एग्जांपल क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहली कैटेगरी क्या है? दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट को यूजुअली कैसे देखेंगे? ये आगे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है टाइप्स में। अब मेटल डिफेक्ट, एक्सेस डिफेक्ट क्या है? जब किसी भी क्रिस्टल में मेटल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। मेटल ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो क्या क्रिएट हो, एनाइनिक वैकेंसीज, यानी एनाइन कम हो हमारे पास तो मेटल कैटाइन ज़्यादा होगा। तो मेटल एक्सेस की फर्स्ट टाइप है जब वो क्रिएट हो किसके कारण? एनाइन की वैकेंसी के कारण। तो ऐसी एक एग्जांपल स्टडी करने के लिए हम क्या लेते हैं? एक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ले लेते हैं। सो लेट अस सपोज हमारे पास क्या है? एक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, यानी उसमें क्या है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगेन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। वी विल डिपिक्ट इट लाइक दिस। Na पॉजिटिव है उसके पास और Cl नेगेटिव है। हम दोबारा ऊपर भी बना देते हैं, अगेन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं तो हम यहाँ पे Cl नेगेटिव लगाएंगे लाइक दिस। सो सपोज कीजिए हमारे पास ये क्रिस्टल है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। सो हमने इसको क्या दी है, क्या प्रोवाइड की है? हमने इसको हीट प्रोवाइड की है। सो व्हेन वी आर हीटिंग NaCl क्रिस्टल, ठीक है, NaCl क्रिस्टल को जब हम हीट करेंगे किस में? इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर। तो ऊपर हमारे पास एटमॉस्फेयर कैसा है? सपोज कीजिए हमारे पास एटमॉस्फेयर है सोडियम वेपर का। तो अगर हमारे पास सोडियम वेपर का एटमॉस्फेयर है तो सोडियम अपनी वेपर स्टेट में है लेकिन है तो मेटल ही। तो हमारे पास क्या है? Na एटम्स इन वेपर स्टेट, ऐसे प्रेजेंट है हमारे पास Na एटम्स। सो जब सोडियम एटम्स प्रेजेंट हैं, ये एनवायरनमेंट है इन वेपर स्टेट। सो ये एनवायरनमेंट है सोडियम मेटल का इन वेपर स्टेट और ये है NaCl क्रिस्टल। जब हम NaCl क्रिस्टल को हीट करेंगे इन सोडियम वेपर एनवायरनमेंट तो क्या होगा? कुछ Cl नेगेटिव आयंस क्या करेंगे? डिफ्यूज कर जाएंगे Na के पास। सपोज कीजिए मैं इस Cl नेगेटिव की बात करूं, ये Cl नेगेटिव क्या होगा? डिफ्यूज कर जाएगा इस Na के पास। ऐसा क्यों होगा?
Cl इसके पास कब डिफ्यूज करेगा? सपोज कीजिए सोडियम अपने वेपर स्टेट में है, तो एक खासियत होती है, हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है कि जब भी कोई मेटल अपनी गैसियस स्टेट में हो तो एनर्जी लगाने पे वो क्या होगा, सोडियम केटाइन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो क्या होगा, ये जो सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम क्या बन गया है, इस स्टेट में आ गया है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बन गया, जिसके कारण इस केटाइन के पास क्रिस्टल का Cl नेगेटिव आ जाता है NaCl बनाने के लिए। सो हमारे पास NaCl फॉर्म हो जाता है। अब Cl तो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो Na ने जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था लाइक दिस, वो कौन सी जगह पर दोबारा आ जाता है, जहाँ से Cl ने लीव किया था, यानी यहाँ पे। सो क्या होगा, जब क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड हम हीट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, जो क्लोराइड आइंस हैं वो कहाँ डिफ्यूज कर जाते हैं, क्रिस्टल के सरफेस पे, और Na एटम्स के Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जाते हैं NaCl बनाने के लिए, क्योंकि सोडियम अपना एटम जो है वो Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे Cl के वहाँ जाने, इस Na के पास जाने के बाद Cl नेगेटिव जब इस Na के पास गया और NaCl बनाया, यहाँ वैकेंसी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो वो जो एनाइनिक साइट थी, क्या हुआ, जो एनाइनिक साइट थी हमारे पास जहाँ पे Cl प्रेजेंट था एनाइनिक साइट पे, सो एनाइनिक साइट को अगर मैं AS बोलूँ तो इट इज़ AS। एनाइनिक साइट जो है वो किसने ऑक्यूपाई कर ली है, ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड उस साइट को क्या नाम दे देते हैं हम, F सेंटर का। उस साइट को हम क्या बोलते हैं, F सेंटर। F वर्ड किससे लिया गया है, एक जर्मन वर्ड से जिसका मीनिंग है फॉर्बन सेंटर। F जर्मन वर्ड से बना है जिसको बोलते हैं फारबेन, FARBENZENTER, फार्बन सेंटर। और इसका मीनिंग क्या होता है, कलर सेंटर। फार्बर सेंटर यानी कलर सेंटर। सो Na पॉजिटिव क्रिस्टल में एक्सेस ऑफ Na होने के कारण कलर आता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्यों, जब ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे आ जाते हैं, इनके कारण क्या होता है, जब इनके ऊपर विजिबल लाइट पड़ती है या एनर्जी ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी पड़ती है, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी होने पे ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, एंड लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आने के कारण कलर शो करते हैं। सो ये कलर शो करने में काम आते हैं, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स बेसिकली वो साइड्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो एक्सेस ऑफ Na makes NaCl येलो इन कलर। NaCl हमने येलो फ्लेम की है ना, सोडियम फ्लेम येलो कलर की होती है। एक्सेस ऑफ Na makes NaCl येलो। सिमिलरली अगर हम एक्सेस ऑफ पोटेशियम की बात करें, अगर हम ज़्यादा पोटेशियम आयन ले लेते हैं तो एक्सेस ऑफ पोटेशियम क्या करेगा, वो क्या बना देगा, KCl को वॉयलेट कलर का। KCl क्रिस्टल्स में अगर हम पोटेशियम के वेपर में, पोटेशियम मेटल के वेपर में हीट करें तो हमें क्या मिलेंगे, वॉयलेट क्रिस्टल्स। सो दिस इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज। अब हम नेक्स्ट डिफेक्ट करेंगे विच इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइंस। क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा केटाइंस की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे ओरिजिनेट होता है। सो नेक्स्ट टाइप इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइंस। अब या तो एनाइंस कम हो या तो केटाइंस ही ज्यादा हो जाएं, तो एक्स्ट्रा केटाइंस कैसे आएंगे, हम एक एग्जांपल के जरिए डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास जिंक ऑक्साइड एटम है। सपोज कीजिए आई हैव जिंक ऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट कर देते हैं, वैसे ये किस कलर का होता है, इट इज व्हाइट इन कलर, लेकिन जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर देते हैं, व्हाट हैपन्स कि ये जो जिंक ऑक्साइड है, इसमें जो जिंक ऑक्साइड बना कैसे है, Zn2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। हीट करने पे क्या हो जाता है, जो इसके अंदर ऑक्साइड एटम्स हैं वो ऑक्सीजन बना के एस्केप आउट हो जाते हैं इनटू द एनवायरनमेंट।
तो हमें क्या मिलता है बाकी बचा हुआ चीज़, जिंक 2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जा रही है, बचा सिर्फ जिंक एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ऑक्साइड जो थी वो क्या बना रही थी, एनाइन, लेकिन वो जा चुकी है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास जिंक है एक्सेस में क्रिस्टल के अंदर, और फॉर्मूला क्या बन जाता है अब हमारे पास, दैट इज जिंक वन प्लस एक्सओ। सो दिस फॉर्मूला इज ऑब्टेन्ड, जिंक 1 प्लस एक्सओ, जब हम उसको हीट कर देते हैं। अब क्या होता है, एक्सेस ऑफ जिंक आयंस करते क्या है, वो किसकी तरफ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स की तरफ चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी इंटरस्टिशियल साइड की चले जाते हैं। एक्सेस ऑफ जिंक आयंस क्या ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, ऑक्सीजन तो किस में चलेगी, एनवायरनमेंट में। सो जिंक आयंस किस में रह जाते हैं, क्रिस्टल के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी क्या ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो ऑक्यूपाई नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड्स। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, एक जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो एक्सेस ऑफ जिंक है, अगर वो इंटरस्टिशियल साइड्स पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी नेबरिंग साइड्स पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी वो करने के लिए, क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इट इज़ द नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तभी आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमें ऐसा देखने को मिला, विच इज जिंक 1 प्लस एक्सओ। अब हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट की 2 टाइप्स की, पहली थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनाइनिक वैकेंसीज, या दूसरी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस, ये दूसरी टाइप थी। उसके बाद सेम नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में तीसरा डिफेक्ट जो आता है, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो हम इसको डिस्कस करेंगे कि मेटल डेफिशिएंट कब हो जाता है, वी विल डिस्कस अबाउट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल की डेफिशिएंसी होना, अब कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जिनको स्टाइकोमेट्रिक कंपोजिशन में प्रिपेयर करना डिफिकल्ट होता है, उनमें मेटल की अमाउंट लेस होती है, स्टाइकोमेट्रिक कंपोजिशन नहीं बन पाती है। ऐसी कुछ एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम देखने को बोलें तो दैट इज ऑफ आयरन ऑक्साइड। हम कैसी एग्जाम्पल लेंगे, FeO की। ये क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपोजिशन रखता है अपनी। आयरन और ऑक्सीजन एटम्स की आपस में क्या होती है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो। और ये रेशियो होती कैसी है, अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो आयरन ऑक्साइड में मोस्टली जो फाउंड कंपोजिशन होती है, दैट इज मोस्टली फाउंड कंपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड क्या है, Fe 0.95O, यानी आयरन 0.95 और ऑक्सीजन 1। और ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, अगर हम इसकी रेंज देखें, बिकॉज इट इज नॉन स्टाइकोमेट्रिक, तो इट शोज अ रेंज, दैट इज Fe 0.93O to Fe 0.96O। ऐसे क्रिस्टल्स जो हैं FeO के, कुछ Fe2 पॉजिटिव कैटाइंस मिसिंग होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज का लॉस है वो कौन कंपनसेट करता है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस, यानी सम Fe2 पॉजिटिव आयंस आर मिसिंग and are compensated Fe3 पॉजिटिव आयन से। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कीजिए 3 Fe2 पॉजिटिव आयंस मिसिंग है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, 3 Fe2 पॉजिटिव आयंस, ये है मिसिंग क्रिस्टल में। तो कितने Fe3 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करेंगे इसको, हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, Fe2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, हमारे पास 6 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो कितने Fe3 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, इट विल बी 2। हमें 2 Fe3 पॉजिटिव आयंस चाहिए ताकि वो 3
पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, ताकि वो क्या कर दें, Fe2 पॉजिटिव आयंस के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें। सो ऐसे हमारे पास एग्जांपल है आयरन पायराइड्स की। आयरन पायराइड्स को क्या बोलते हैं, बड़े आप एग्जाम्पल के जरिए देखें तो आयरन क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एक्साइटेशन की वजह से ये गोल्ड की कलर की तरह शाइन करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पड़ती है, वेवलेंथ पड़ती है, तो दो एक्साइट एंड गिव अ कलर लाइक गोल्ड। सो उसको आयरन क्लोराइड को हम फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। सो ये थे हमारे पास डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स के बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम सॉलिड्स की डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड्स के पास ऐसी क्या चीज़ है जो उनको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्ट करने में हेल्प करती है। हमने टाइप्स की थी सॉलिड्स की, वी डिड अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड थे, नेटवर्क सॉलिड्स थे यानी कोवलेंट सॉलिड्स थे, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी आयनिक सॉलिड्स भी थे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करनी हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बेसिकली दो तरीके से होती है। किस तरीके से कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस तरीके से होगी, इट विल बी कंडक्टेड या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या तो आयंस की वजह से। ये दो रीजन के कारण हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। सो बेसिकली जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, हम कैसे बता सकते हैं कि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, कंडक्टर्स के बारे में। सो व्हाट आर बेसिकली कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या हैं, ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी रेंज करती है 10⁴ to 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी इनकी कंडक्टिविटी रेंज करती है फ्रॉम 10⁴ to 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, मेटल्स जो हैं वो किस रेंज में शो करते हैं। ये तो कंडक्टर्स की बात है कि कंडक्टर्स कंडक्टिविटी इस रेंज में शो करते हैं। अब मेटल्स का ऑर्डर क्या है कंडक्टिविटी का, मेटल्स का ऑर्डर है 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स फॉर गुड कंडक्टिविटी, अगर मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर है तो। अब हम देखेंगे कि मेटल्स में ऐसी क्या चीज़ है कि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अगर हम मेटल्स में देखें, दे आर गुड कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। सो मेटल की कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करेगी, इट्स कंडक्टिविटी डिपेंड्स किसके ऊपर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। मेटल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं पर एटम, वो उसकी कंडक्टिविटी बताएंगे। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं मेटल की, वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी अगर एक दूसरे के बहुत क्लोज है, दे फॉर्म अ बैंड। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स combine to form molecular orbitals which are close in energy to form a band। क्या बनाते हैं, वो एक बैंड बना लेते हैं। हम उसको डिपिक्ट कर देते हैं एक डायग्राम के जरिए, जिसको मैंने ये बोल दिया, सपोज दिस इज अ बैंड। ये बैंड है, इसमें क्या है, पार्शली फिल्ड बैंड है इलेक्ट्रॉन्स का। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाई थी, जो कि एनर्जी में क्लोज होने के कारण बैंड की तरह एग्जिस्ट करती हैं, सो हम इसको क्या बोल देंगे, इट इज अ पार्शली फिल्ड बैंड। अब जब अगर ये ओवरलैप कर जाएगा किससे, हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। सपोज कीजिए ये है हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। मैं इसको दूसरी कलर से शो करती हूँ
This is, what is this? It is higher energy unoccupied conduction band. मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं है, इट इज अनऑक्यूपाइड. अब मेटल्स के केस में क्या होता है, जो ये बैंड है हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, और ये पार्शियली फिल्ड बैंड है जो कि कैसे बना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने से. अगर ये ओवरलैप कर जाएंगे, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, कहने का मतलब है अगर मेरे पास ये पार्शियली फिल्ड बैंड था जो इलेक्ट्रॉन्स का, और जो अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड है ये वाला, जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करी जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करके उस बैंड में जा सकते हैं. इट कैन फ्लो इजीली जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है. सो हमारे पास एक ओवरलैपिंग बैंड जनरेट हो जाएगा. ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग बैंड जनरेटेड, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर बीइंग कंडक्टेड टू हायर एनर्जी बैंड and when they are provided with electricity. So this is how metals conduct electricity. जो next higher unoccupied band है उसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं. ये थे केस मेटल्स का. अब उसके बाद, और मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स, हमारे पास दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज ऑफ इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स कैसे एलिमेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. यानी इंसुलेटर्स कैसे होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो कंडक्टिविटी, सॉलिड्स विद वेरी लो कंडक्टिविटी. आई विल नॉट राइट फुल, ओके आई विल राइट इट, ओके, विद वेरी लो कंडक्टिविटी. और ये रेंज कहाँ से कहाँ तक करती है, 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10. रेंज है इसकी 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स. अब इंसुलेटर्स के केस में होता क्या है, इंसुलेटर्स के केस में ये जो पार्शियली फिल्ड बैंड है और ये जो ओवरलैपिंग अनऑक्यूपाइड बैंड था, मेटल के केस में इट वाज ओवरलैपिंग, जो अनऑक्यूपाइड बैंड था और पार्शियली फिल्ड बैंड था ऑक्यूपाइड था, ये था इन केस ऑफ मेटल्स. अब नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, सॉरी नॉन मेटल्स के केस में नहीं, आई एम सॉरी, वी विल टॉक अबाउट इंसुलेटर्स. अब इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स ये जो अनऑक्यूपाइड बैंड है और कंडक्शन बैंड है इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है. यानी अगर मैं बताने की कोशिश करूं, जो ये हमारा पार्शियली फिल्ड बैंड है, आई कैन राइट इट लाइक PFB इन शॉर्ट टू सेव टाइम. ये जो हमारा पार्शियली फिल्ड बैंड है और जो हमारे पास हायर एनर्जी बैंड है लाइक दिस, इनके बीच में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. ये डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर भी कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जाते हैं. सो कंडक्शन बैंड की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी इंसुलेटेड. आर यू क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, सी वन मोर थिंग, इंसुलेटर में ये जो एनर्जी गैप है ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम partially filled band cannot go to conduction band और higher energy unoccupied band. इसकी वजह से ये जो एनर्जी गैप की वजह से ये जो चीज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाते, उस गैप को एक नाम दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड फॉरबिडन जोन. दैट जोन इज नोन एज फॉरबिडन जोन. उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में, अगर हम सॉलिड्स को डिस्कस करें, एक और तरह के सॉलिड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स. दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स और हम उनकी खासियत डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स और ये बनते कैसे हैं, मीन्स इनकी क्या क्वालिटी होती है, दैट वी कॉल देम सेमीकंडक्टर्स. सो उनको डिस्कस करने से पहले उनकी रेंज देख लेते हैं कि वो किस किस रेंज में कंडक्टिविटी करते हैं. इनकी कंडक्टिविटी की रेंज क्या होती है, conductivity ranges from 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴ ohm inverse meter inverse. Okay, you got it. So semiconductors में क्या होता है कि इनकी
कंडक्टिविटी जो है इंटरमीडिएट होती है बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। सो हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो लेट अस से कि तीसरा केस है सेमीकंडक्टर्स का। उनमें क्या है, पार्शली फिल्ड बैंड के बीच में और हायर एनर्जी बैंड के बीच में। सपोज कीजिए सेमीकंडक्टर्स के बीच में जो पार्शियली फिल्ड बैंड है, इट इज लाइक दिस पार्शियली फिल्ड बैंड, एंड जो हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड बैंड है यानी जो एम्प्टी बैंड है, कंडक्शन बैंड है, उसके और इसके बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज नॉट टू मच। ये जो एनर्जी गैप है दिस मच, इट इज वेरी लेस। सो स्मॉल एनर्जी गैप होने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा एफर्ट करने पे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे या थोड़ी सी इम्प्योरिटी करने पे, इनके अंदर कोई और एटम डालने की वजह से, हम डिस्कस करेंगे कैसे इम्प्योरिटी मीन्स इनके अंदर कुछ एफर्ट करने से, कौन सा एफर्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का, या इनके अंदर हम क्या डाल देंगे कोई इम्प्योरिटी, तो ये जो गैप है ये कवर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। सो इन सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस बैंड से इस बैंड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कैसे सब्सटेंसेस हैं जो ऐसी कंडक्टिविटी शो करते हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। हम एग्जांपल सबकी देख लेते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें, आपको पता ही है मेटल्स में अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कोई कौन अच्छे कंडक्टर्स हैं, सो यू पीपल नो कि मेटल्स में तो आयरन की बात की जाए तो इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, सिल्वर की बात की जाए इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो अगर इंसुलेटर में एग्जांपल देखना चाहें तो क्या होगी, एन एग्जांपल वुड इज़ इंसुलेटर। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें और इंसुलेटर्स की बात करें तो जितने भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं दे आर इंसुलेटर्स। और उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में अगर हम एग्जांपल देखना चाहें सो दैट इज़ ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम। यूजुअली ग्रुप 14 मेटल्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स यानी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स में कैसा इन्फ्लुएंस देने से या क्या करने से दे कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो हाउ कैन सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर्स में हम जो इम्प्योरिटी डालते हैं दैट इज नोन एज डोपिंग। सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहली चीज़ जो है, दो टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करने से पहले मैं डोपिंग बता देती हूँ क्या होती है। आपने डोपिंग वर्ड को स्पोर्ट्स में भी सुना होगा कि एथलीट्स जो हैं वो कुछ तरह के मतलब हॉर्स ब्लड को माना जाता था कि वो अपनी बॉडी में डालते हैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए। डोपिंग है कि वो अपने ब्लड में किसी और चीज़ की इम्प्योरिटी कर लेते थे ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। सिमिलरली अगर हम साइंस की डोपिंग की बात करें, केमिस्ट्री की डोपिंग की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग की बात करें, सो व्हाट इज़ दैट कि जब हम एक इम्प्योरिटी डाल देते हैं इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन्स कोई ऐसा एटम डाल देंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो कि इलेक्ट्रॉन या तो रिच है या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यानी ओरिजिनल जो सिलिकॉन और जर्मेनियम चिप है जो कि प्योर है, अगर उसमें हम इम्प्योरिटी डाल देंगे किसी एटम की तो क्या हो जाएगी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बढ़ जाएगी। सो दिस इज डोपिंग कि हम क्या करें कि एक इम्प्योरिटी एडिशन, व्हाट इज डोपिंग, इट इज बेसिकली इम्प्योरिटी एडिशन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है जिसमें हमने कोई एडिशन नहीं की थी पहले, टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। I'll write short SEMICOND. So what is doping? Impurity addition. तो ये डोपिंग कैसे कैसे की जाती है, डोपिंग दो तरह की होती है, या तो हम क्या कर दें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड कर दें या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच ये इम्प्योरिटी है क्या, ये इम्प्योरिटी एक एटम ही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। सॉरी। सो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी अगर हम बात करें तो कोई ऐसी चीज़ जो हम सिलिकॉन या जर्मेनियम मेटल में डाल देंगे, सेमीकंडक्टर में डाल देंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन से ज़्यादा हों। सपोज कीजिए हम एक क्रिस्टल की बात कर लेते हैं, लेट अस ड्रॉ दैट क्रिस्टल फर्स्ट। हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, सपोज कीजिए हमारे पास इसमें इट इज़ सिलिकॉन के
4 इलेक्ट्रॉन्स. सिलिकॉन लाइज आफ्टर कार्बन in the same group, carbon, silicon, germanium, tin and lead in the group 14. so group 14 है तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4, विच आर शोन लाइक दिस 1 2 3 एंड 4. सो ये सिलिकॉन है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये सिलिकॉन है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये सिलिकॉन है. सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये और ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. सो हम इसको क्रिस्टल को अगर कंप्लीट करने की कोशिश करें, हमारे पास ये सिलिकॉन है विद 4 इलेक्ट्रॉन्स, नीचे सिलिकॉन है विद 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ सिलिकॉन है विद 4 इलेक्ट्रॉन्स. हमने सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डालनी है तो क्या डालेंगे हम? कोई भी ग्रुप 15 मेटल, सॉरी इट्स नॉट मेटल, कोई भी ग्रुप 15 एलिमेंट डाल देंगे. पी ब्लॉक कंटेन्स यूजुअली नॉन मेटल. सो ग्रुप 15 एलिमेंट डाल देंगे. सपोज कीजिए हमने इसके अंदर क्या डाल दी? आर्सेनिक की इम्प्योरिटी. अब आर्सेनिक ग्रुप 15 में लाई करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5. आर्सेनिक ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. सो आर्सेनिक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP3. सो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. तो अगर सपोज कीजिए हमने सिलिकॉन के एक एटम की जगह आर्सेनिक एटम शो कर दिया. सो आर्सेनिक यहाँ एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा इस सिलिकॉन से, ऊपर एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा अपने इलेक्ट्रॉन के कारण इस सिलिकॉन से. इधर वाले सिलिकॉन जो यहाँ पे सिलिकॉन होगा, लेट मी ड्रॉ दैट सिलिकॉन, ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और आर्सेनिक का ये इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड. सो यहाँ सिलिकॉन का ये कोवलेंट बॉन्ड और यहाँ. लेकिन आर्सेनिक के हमने यूजुअली जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं वो अभी तक 4 किए हैं. तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड बच गया है. सो with every arsenic atom you dope into the silicon crystal you will get one unpaired electron. so ये जो unpaired electrons हैं ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं. जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी कर देंगे हम आर्सेनिक की उतनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे. सो जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फ्लो करेंगे इन द, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दे विल